So now moving to our next question, that is question number 30. ठीक है, as you can see there on the board, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना बच्चों, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, जिसका मास है कैपिटल एफ। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, देन आई विल सॉल्व इट। ठीक है, और इसकी रेडियस है कैपिटल। ठीक है बच्चों, एक और छोटा सा पॉइंट मास दे रखा है, दिस इज बेसिकली पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास का मतलब कि जो भी मास है वो इसी पॉइंट पे मौजूद है। ठीक है, हम जो भी इसका कोई भी रेडियस नहीं है। ठीक है, हम जो भी मास होगा इसी पॉइंट पे इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और जो बड़ा वाला मास है उसको आपको पता है, इसको इसके सेंटर ऑफ मास पे हम लोग सारा मास मान लेंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट मास है कैपिटल स्मॉल एम मास का, और एक स्फेयर है हमारे पास रेडियस आर कैपिटल एम मास का। इन दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग में जो फोर्स लग रहा है ना, दैट इज इक्वल टू F1। इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लग रहा है बच्चों, वो किसके बराबर है? F1 के बराबर है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया है, इसने इसी स्फेयर में से एक छोटा सा स्फेयर जो है कट आउट करके निकाल दिया, काट के बाहर की ओर निकाल दिया। और निकालने के बाद कह रहे हैं कि अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना बच्चों, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू F। ठीक है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, है कि नहीं? जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। कुछ कुछ किधर शिफ्ट हो गया होगा इसका सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बच्चों कि यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाई F2 की वैल्यू क्या हो। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर, ठीक है, जिसका मास था कैपिटल एम, रेडियस था कैपिटल आर। एक पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इन दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे? ऑब्वियस है, दो मासेस के बीच कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल। ठीक है, द वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, वीक फोर्स है, वीकेस्ट नहीं कह सकते, वीक फोर्स है एज कंपेयर टू योर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो वापस से आते हैं, इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू F1। अब सेकंड केस में क्या किया इसने, इसी स्फेयर में से एक छोटा सा जो है स्फेयर जो है वो इसने कट करके बाहर की ओर निकाल दिया, जिसका रेडियस है r/3। और कह रहा है कि अब जो रिमेनिंग पोर्शन है और जो पॉइंट मास अभी भी आपके पास क्या है, वही m पड़ा हुआ। अब इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है वो कितना है बच्चों? वो है F2। हमसे पूछ रहा है F1/F2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो बच्चों, पहले वाले केस में तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इस वाले केस में अगर मैं कहूं कि F1 की वैल्यू क्या होगी, तो F1 की वैल्यू आप बिना झिझक कह सकते हो कि सर सिंपली Gm1m2/r² हम लोग कर देते हैं। तो Gm1m2 अपॉन में r² कौन सा बच्चों? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 2r। ठीक है, तो 2r का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4r²। बट F2 को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीके हैं। या तो भैया ये जो कटआउट पोर्शन रह गया, जो पोर्शन यहाँ पे बच गया, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, देन अगेन अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। या फिर सेकेंड तरीका है कि आप जो टोटल आ रहा था फोर्स, उसमें से ये जो कट करके बाहर निकाल दिए छोटा सा स्फीयर, इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में जो भी फोर्स है अलोंग सेम लाइन है और सेम डायरेक्शन में ही लग रहे हैं, तो वी कैन सिंपली हम सिंपली क्या कर सकते हैं? इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक द सेकेंड वन इज मोर कन्वीनियंट। ठीक है, ज्यादा आसान वही रहेगा। तो हम छोटे वाले पोर्शन की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं और उसको F1 में से माइनस करेंगे, देन वी विल फाइंड आवर F। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। अब छोटा वाला पोर्शन तो हमारे पास ये है बच्चों, ठीक है,
एज यू कैन सी ये छोटा वाला पोर्शन, ठीक है, और यहाँ पे रह गया आपका मास स्मॉल है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली डिस्टेंस थी बच्चों आर, और ये कितना है r/3, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, r + r/3, दैट इज इक्वल टू 4r/3। अब बात आती है इसका मास कितना। अब ये मास कैसे आएगा बच्चों, मास निकालने का सेम तरीका आपको पता है, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताओ बताओ, अभी पढ़ा था हमने, क्या यूज करेंगे इसमें हम लोग, वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इट्स अ स्फीयर, मास जो है वो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी से हम लोग इस छोटे वाले पोर्शन का मास निकाल सकते हैं। छोटे वाले पोर्शन का मास कितना हो जाएगा बच्चों, लेट्स से, लेट्स कॉल इट m डैश, तो वो कितना आ जाएगा, रो इंटू छोटे वाले पोर्शन का वॉल्यूम, रो इंटू वी। रो कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट, वॉल्यूम मास है इसका टोटल m था, वॉल्यूम जो है टोटल इसका था 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो छोटा वाला पोर्शन है इसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू r/3, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, r/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, r³ / 27 हो जाएगा क्या, यस 27 हो जाएगा। तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब तो गया जो, कितना आ गया ये m/27, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन जो ये जो कट कर दिया गया उसका मास कितना है m/27, ठीक है। तो अगर इसका मास m/27 है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा आई कैन सिंपली कैलकुलेट, लेट्स कॉल इट f डैश, f डैश विल बी इक्वल टू g m1 दैट इज स्मॉल m एंड m2 है आपका कैपिटल m/27 इंटू r², r² यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 4r/3 है, तो 4r/3 का स्क्वायर 16r², और अपन 3 का स्क्वायर 9, 9 आ जाएगा ऊपर। तो ये कितना आ गया, 9 3 जा 27, 3 और 16 3 जा 48, तो ये आ गया बच्चों GMM अपॉन में 48r²। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हमारे पास f डैश आ गया है। नाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, f2 की वैल्यू अब हम लोग बच्चों आराम से निकाल सकते हैं। f2 कितना आ जाएगा बताना जरा, क्या हुआ f1 माइनस f डैश हो जाएगा। अरे भाई टोटल स्फेयर की वजह से लगने वाला फोर्स, उसमें से अगर मैं छोटे वाले स्फेयर से लगने वाला फोर्स को माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग पोर्शन का फोर्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू f2, सो f2 विल बी इक्वल टू f1 माइनस f डैश। तो f1 माइनस f डैश कितना आ जाएगा बच्चों बताना जरा, यहाँ पे क्या है भाई, कहाँ गया f1, कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ छुपा हुआ है, GMM अपॉन में 4r² माइनस GMM अपॉन में 48r², ये 12 टाइम्स, ये इससे 12 टाइम्स कम है, ठीक है। इसमें अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे 12 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 12 में से गया तो 11/48 GMM/r², 11/48 GMM/r², ठीक है। ठीक है, चलिए हमारे पास इतना आ गया, ये क्या बच्चों अपना, यह अपना f, ठीक। सो नाउ वी आर अबाउट टू फाइंड आवर आंसर, ठीक है। आंसर हमें हमसे क्या पूछ रखा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है f1/f2 की वैल्यू क्या होगी भाई, तो डिवाइड कर देते हैं सिंपली, GMM अपॉन में 4r² डिवाइडेड बाय दिस वन, इससे डिवाइड करेंगे तो ये इधर आकर उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास, देखना GMM ये कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कर दिया, ये अल्टीमेटली कितना आ गया हमारे पास 12/12 f1/f2, ओके ओके ओके, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, इंटू 11 भी तो था, इंटू 11 भी तो था, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया अपना, इससे ये गया 12 टाइम्स, तो 12/11 f1/f2,
सो दिस इज द आंसर टू आवर प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है काफी आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता है आपको समझाने में, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 1 से 2 मिनट में उड़ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सो वी हैव अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या कह रहा है इसमें? द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एंड लिथियम मेटल्स आर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सीजियम के लिए और लिथियम के लिए हमारे पास क्या दे रखा है? हमें दे रखा है वर्क फंक्शन दोनों का कितना है। सीजियम का है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और लिथियम के लिए है आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर कह रहे हैं कि if we incident a light of wavelength 550 nanometer on these two metal surfaces, then photoelectric effect is possible for the case of। ठीक, तो बच्चों जब भी हम कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस पे डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि हम किस वेवलेंथ की एनर्जी उस पे इंसिडेंट करें। अगर उसकी एनर्जी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कह सकते हैं ज्यादा है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि इनके वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है या एटलीस्ट उसके बराबर है, देन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एज यू कैन सी देयर द wavelength of incident light is 550 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर। ठीक, तो इसकी अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो ई लैम्डा एनर्जी कितनी आ जाएगी इसकी, आप सबको पता है, दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है, इससे मैं अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी एनर्जी आएगी वो हमारी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एच सी इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई सिंपली 550 से आप अपन डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जा रहा है बच्चों? लगभग लगभग जो है ये आपको 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस इंटेंसिटी के साथ मैं हर उस मेटल पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है, जिसका वर्क फंक्शन जो है वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या एटलीस्ट उससे छोटा हो। ठीक है, उससे ज्यादा के लिए हमें इससे और ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी, इससे और ज्यादा एनर्जी की लाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इससे कम में ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन एक ही है बच्चों, सीजियम। ठीक है, सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है हमारे पास? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ऑब्वियस है ये इससे ज्यादा ही, लेकिन इससे कम है। सो दिस विल बी ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ सीजियम ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन आप अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एज यू कैन सी दी सीजियम ओनली। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ फिजिक्स। क्या कह रहे हैं बच्चों इसमें? If B is the magnetic field and mu naught is permeability of free space, then the dimension for B by mu naught is। ठीक है, अब B क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको पता है। ठीक है, लाइक इनफाइनाइट स्टेट वायर का हो गया, सर्कुलर वायर के एक्सिस पे हो गया, कहीं पे हो गया। ठीक है, सो इसमें से एक फॉर्मूला है सर्कुलर वायर के डायरेक्ट सेंटर पे जो आता है, सिंपल सा फॉर्मूला एक आता है सर्कुलर वायर के सेंटर पे, सर्कुलर वायर के सेंटर पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। को शायद ये पता हो। ठीक है, मैं इसे क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि काफी सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग आराम से बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन जो है इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ये आई बाई आर के डायमेंशन के बराबर। अब आई क्या है? अभी आई है, सबको पता है यार, आई क्या है अपना?
करंट है, करंट का डायमेंशन हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, और आर क्या है, रेडियस है उसी सर्कुलर वायर का, ठीक है। दिस इज फॉर योर सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है हम उसकी बात ही कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर पे जो भी, ठीक। तो आर का कितना हो जाएगा बच्चों, L-1 ऊपर जाएगा तो L के पावर -1, सो दिस विल बी आवर डायमेंशन फॉर B/0। आई होप इट इज क्लियर, काफी आसान क्वेश्चन था ये भी। तो दिस इज द आंसर टू आवर प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन।